इस संकट की परिस्थिति में भारत अपनी इकोनॉमी को लेकर अभी भी अमेरिका की तरफ देख रहा है। चीन से कच्चा माल आना बंद हो जाए या चीन से जो माल हम इंपोर्ट करते हैं अगर वो थम जाए तो भारत के भीतर चलने वाली लगभग 42% इंडस्ट्री एक झटके में बैठ जाएगी, क्योंकि कॉरपोरेट की मजबूती भारत के भीतर की अंदरूनी लूट से जुड़ी है। असर व्हाइट कॉलर पर पड़ेगा, असर गवर्नमेंट की पॉलिसी पर पड़ेगा, असर इस देश के सरकारी खजाने पर पड़ेगा। उन 42% इंडस्ट्री के भीतर काम बैठेगा तो इस देश के भीतर करोड़ों मजदूरों के सामने काम ही नहीं होगा। लेकिन वो छवि कहां गई, वो डाटा कहां गया, वो प्रोपेगेंडा कहां गया, वो तमाम चीज जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसीज कह रही थी, वो कहां चली गई? आईएमएफ ने एक बार चिताया था कि भारत द्वारा दिया जाने वाला जो डाटा है वो गलत है, वो सही नहीं है, उन्हें शक होता है। उस सरकार अपनी तर्ज पर चलती चली गई। अब यहां पर दूसरा बड़ा सवाल है कि अगर इन सब के बीच जो कॉरपोरेट की नेटवर्थ भारत के जो विकास दर है उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ी, तो ऐसे संकट के काल में वो कॉरपोरेट कहां गए जो मल्टीनेशनल हैं, जो अमेरिका के साथ या उनकी पॉलिसी के साथ या डॉलर के साथ खड़े होना चाहते हैं? ये सारी चीजें इसलिए एक झटके में गायब अब नजर आ रही है क्योंकि कॉरपोरेट की मजबूती भारत के भीतर की अंदरूनी लूट से जुड़ी है। यानी एक ऐसी परिस्थिति है इस देश के भीतर, सब कुछ जब सरकार अपने कंधे से झाड़ती चली गई हर जिम्मेदारी और कॉरपोरेट को सौंपती चली गई, उसने अपने मुनाफे के लिए चीजों को इस देश में प्रोडक्शन के तौर पर बढ़ाया जरूर, लेकिन डिमांड ज्यादा है और वो जब पूरे तरीके से इंपोर्ट से जुड़ी हुई है तो संकट गहराएगा। वह लूट जो पब्लिक सेक्टर करती थी काम के तौर पर, उसको प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। वो मुनाफा कमाने के लिए उसी दिशा में चीजों को आगे बढ़ाती चली गई, यहां तक कि इस देश के भीतर खाने का तेल भी वही कॉरपोरेट बनाता है जिस कॉरपोरेट को पोर्ट किंग कहा जाता है। और शायद इसीलिए अब अगला सवाल यह बड़ा हो चला है कि 2008 में एक बार पूरी दुनिया ने महामंदी देखी थी, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ऐसी परिस्थिति भारत के भीतर बनाई जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर हो या लेबर सेक्टर हो या मिडिल क्लास ही क्यों ना हो, उसको कोई असर ना हो। एक ऐसी व्यवस्था पैरेलल इकोनॉमी की तरह भारत में चलने लगी और मनमोहन सिंह ने उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा था, हम इस दौर में भी आपको 50 लाख नौकरियां दे सकते हैं। लेकिन इस दौर में 50 लाख से ज्यादा नौकरियां इस संकट काल में ही चली गई, वो चाहे गोल्ड से जुड़े हुए मजदूर कारीगर हों या फिर इस दौर में जो ऑयल से जुड़ा हुआ पूरा काम था और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ जो काम था वह भी ठप हो गया। यह मैसेज किस दिशा में जा रहा है हमें लगता है दोबारा आप जब देखेंगे कि क्या वाकई दुनिया का संकट थमेगा या हमारा संकट बढ़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूं ही नहीं कहा है कि आप रोक लगाइए, दरअसल वो जान गए कि संकट गहराने वाला है। और इस गहराते हुए संकट के भीतर जो नया सवाल है, ईरान कह रहा है दिल्ली में बैठकर उसके विदेश मंत्री कि हम भारत को तेल बेचने को तैयार हैं। लावरोव दिल्ली में बैठकर कह रहे हैं होर्मुज़ रूट पर जो मुश्किल हालात है उसके पीछे कोई दूसरा देश नहीं, अमेरिका और इजराइल है। भारत सहमति क्यों नहीं दिखा रहा है, वो अमेरिका पर निर्भर क्यों है? तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान और रशिया जब तेल को भारत के संकट से उबारने को तैयार है, फिर भी भारत अमेरिका की तरफ क्यों देख रहा है? वो हट जाएं एक रास्ते से, एक झटके में चीजें अनुकूल हो जाएगी। भारत फिर भी अमेरिका इजराइल के साथ ही खड़ा है। अपनी डिप्लोमेसी उस इकोनॉमिक एस्पेक्ट के आश्रय ही चलती है जो देश हित और राष्ट्र हित में हो। इसका जिक्र कोई बहुत पुराना नहीं है। याद कीजिए यूक्रेन रशिया युद्ध के वक्त जब भारत पे आरोप लग रहे थे कि वो रशिया से तेल क्यों ले रहा है, उस वक्त भारत के विदेश मंत्री दुनिया भर घूम रहे थे, हर देश के इंटरव्यू में खुले तौर पर कहते थे भारत राष्ट्र हित में अपनी इकोनॉमी देखेगा, अपनी जरूरतों को देखेगा जो हर देश देख रहा है। यानी ब्रिक्स के भीतर एक दरार है, यानी रशिया और चीन नजदीक है, यानी चीन और अमेरिका के बीच सिर्फ एक बातों का खुशनुमा माहौल है। Other neighboring countries in relation with the Persian Gulf states. ये दोनों नेता ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे और यहां पर इस बात का जिक्र कर रहे थे जो संकट है भारत के सामने ऑयल का, उसको वो खत्म कर सकते हैं। बावजूद इसके अमेरिका के साथ भारत की निकटता या भारत की निर्भरता या प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज की निर्भरता और इन सब के बीच भारत के भीतर मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या अपर क्लास हो, बिजनेसमैन हो या कॉरपोरेट हो, उसके सामने का संकट, क्या राष्ट्रहित इस दौर में सरकार की उन मजबूरियों तले दब गया
जो मजबूरी इस दौर में उस डॉलर के साथ जुड़े रहने के लिए मजबूर कर रही है, जिसको लेकर पेट्रो डॉलर तक पर संकट है, होर्मुज रूट से तेल की आवाजाही को लेकर संकट है, और रशिया और चाइना खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम अपनी लोकल करेंसी में आदान प्रदान प्रोडक्ट्स का किया करेंगे। और इसी पर बातचीत के लिए 19 तारीख को, इसी महीने 19 तारीख को पुतिन बीजिंग पहुंचेंगे। अमेरिका का अपना संकट अपनी इकोनॉमी को संभालने को लेकर है, और यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उसी इंटरव्यू में जब यह कहा गया कि चीन कह रहा है कि अमेरिका एक डिक्लाइन स्टेट है, एक ढहता हुआ देश है, नीचे गिरता हुआ देश है इकोनॉमिकली, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इनकार नहीं कहा। उन्होंने कहा बिल्कुल चाइना एक ग्रेट कंट्री है और अमेरिका डगमगा रहा है, नीचे जा रहा है, यह बात तो है। बावजूद इसके वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें भारत के सामने यह संकट सरकार के फेलियर से तो नहीं जुड़ा हुआ है। यह इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि भारत के भीतर जिस बिजनेसमैन कहें या फिर बिजनेस के तौर पर जो कॉरपोरेट का पूरा सरकार से नेक्सस है, अगर आप उसको समझें तो उसका इस संकट काल में कोई योगदान देश को लेकर नहीं है। यह बहुत सीधा है, लेकिन इस देश के भीतर की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो अपर क्लास या कॉरपोरेट या बिजनेस अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को आप देखते हैं, उसमें से सच तो यह है कि इस दौर में सबसे ज्यादा रईस थे, उनकी तादाद देश छोड़कर जाने वालों में सबसे बड़ी हो गई। एवरेज हर बरस 5 से 6 हजार लोग चले जा रहे हैं। इसी दौर में जो बैंकों से लोन लिया गया वह भी इस देश के रईसों ने, इंडस्ट्रियलिस्टों ने, कॉरपोरेट ने लिया, और जो नहीं लौटाया उसको रिटर्न ऑफ भी सरकार ने किया। और जब भारत में हुआ है तो यहां दूसरा सच यह भी है, अगर आप बैंकों द्वारा दिए गए लोन और सरकार द्वारा माफ किए गए उस लोन के आंकड़े को देखेंगे तो वो लगभग 16 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ के बीच है। इसका लगभग 70% कॉरपोरेट और बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का ही है जो पैसा लिया गया। उन्हीं के जरिए एनसीएलटी में केस उनके चल रहे हैं जो अपने आप को दिवालिया घोषित करना चाहते हैं और पैसा किसी रूप में निकाल लें, ले लें, बचे रहें। कुछ इस गोरख धंधे में भारत की वह पॉलिसी भी चलती चली गई जो कॉरपोरेट का हिस्सा थी। इसीलिए जो मिडिल क्लास है, जो किसान है, जो मजदूर है, ये अभी तक जो भी वो चला रहा था, ऐसा नहीं है कि वो सरकार पर निर्भर था, उसकी नीतियों पर निर्भर था। वो मान चुका था कि सरकार से राहत रियायत तो नहीं मिलेगी, अपने तौर पर ही अपनी इकोनॉमी बना लो। इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में का जो डाटा अभी तक आया नहीं, आखिरी डाटा 2014-15 में ही आया था, उस वक्त जानकारी दी गई कि लगभग इस देश के 86% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए हैं, भारत की नागरिकता छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में बस रहे हैं। तो 10-12 साल में जाहिर है वो लाख की स्थिति में आकर खड़े हो गए, यानी लाखों बड़े बिजनेसमैन और धंधे वाले करने वाले इस देश को छोड़कर चले गए। यानी इकोनॉमी का वो पेंच जो अभी तक खुल के सामने नहीं आ रहा था, संकट के दौर में वो पेंच ही खुल गया है। सवाल यह नहीं है कि भारत ऐसी स्थिति में एक झटके में कैसे आ सकता है जहां देश के प्रधानमंत्री कहें खाने पीने से लेकर घूमने फिरने, ऑफिस जाने, हर चीज पर आप अनुशासन ले आइए, प्रतिबंध लगाइए, रोकिए खुद को। दुनिया के किसी दूसरे देश में ऐसा ऐलान किसी राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं किया है, यह सिर्फ भारत में हुआ है।